हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के एटीएस क्लासेस में। मैकेनिकल वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। रेलवे जेई में जो आपके प्रोडक्शन की जो सिलेबस है 2019 में जो भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आए हुए थे प्रोडक्शन सिलेबस से आपके, उन सभी क्वेश्चंस का पीवाईक्यू का मैंने कलेक्शन जो है एक जगह करके मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप सभी को पता होगा कि प्रोडक्शन सिलेबस में आपकी जो टॉपिक जो ऐड है, मशीनिंग हो गया आपका। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो मेट्रोलॉजी हो गई। आप इस पे मटेरियल साइंस से लेके चल सकते हो, ठीक है। ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग का जो आपका टॉपिक है, और आप वेल्डिंग का बोल सकते हो। तो ये टोटल 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 टॉपिक हो गया। इन पांचों टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, ठीक है, इसमें कास्टिंग का से क्वेश्चंस जो आपके नहीं आते हैं आरआरबी जेई में, तो वो टॉपिक यहाँ से डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। भाई मैंने सारे क्वेश्चंस खुद ही जो है एक एक जगह कलेक्ट करके टाइप किया हूँ, इसलिए आप बोल सकते हो कि कितने दिन आपको कोई वीडियोज़ नहीं मिल रही थी। तो आप भाई, अगर आपकी प्रिपरेशन थ्योरी पोर्शन अगर आपने प्रोडक्शन का किया है या नहीं किया है उससे कोई मतलब नहीं है, बट अगर आपने करके रखा है बहुत अच्छा, ठीक है। नहीं भी किया है तो क्वेश्चंस डिस्कशन देखो, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। और चैनल पे नए होते हैं इसको सब्सक्राइब करना, और मैकेनिकल वालों दोस्तों से इसको फॉरवर्ड जरूर करना, ताकि भाई बहुत सारे लोगों को जो है इसकी बेनिफिट मिल सके। आप देख सकते हो ये जो मैंने पूरा कंटेंट बनाया हुआ है, रेलवे जेई मैकेनिकल प्रोडक्शन पीवाईक्यू 2019। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा वेल्डिंग है, वेल्डिंग एंड मेट्रोलॉजी जो है, ये दो टॉपिक जो आपकी है, इसका मैंने पूरा डिटेल में जो है विथ क्वेश्चंस के साथ जो है पूरा टॉपिक जो आपका जो सिलेबस अकॉर्डिंग टू आरआरबी जेईई मैंने कंप्लीट करवाया हुआ है। प्लेलिस्ट पे जाना, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके वेल्डिंग और मेट्रोलॉजी का टॉपिक जो है वहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग एक से डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें आई थिंक 1 से लेकर 50 क्वेश्चन होंगे, तो लेक्चर को अच्छे से समझना है, ठीक है, और आपको ध्यान लगा के सुनना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ पीडब्ल्यूएसटी इन वेल्डिंग। पीडब्ल्यूएसटी का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन ए प्री वेल्ड हीटिंग टॉर्च, ऑप्शन बी पोस्ट वेल्ड हीटिंग टॉर्च, ऑप्शन सी पोस्टल वेल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी बोल रहा है पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। तो ये ऑप्शन डी जो होता है पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, क्योंकि जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग क्या होता है, दो सिमिलर या तो डिसिमिलर मटेरियल को जॉइन करने के लिए काम आता है, जिसमें हम लोग फिलर मटेरियल यूज भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम लोग फिलर मटेरियल बोलते हैं, जैसे आपने मिग वेल्डिंग पढ़ा होगा, ठीक है, टीग वेल्डिंग पढ़ा होगा, गैस वेल्डिंग पढ़ा होगा। तो जब हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग कर लेते हैं ना, उसके बाद यहाँ की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को जो चेंज होती है, तो उसको हमको सेम इस मटेरियल की प्रॉपर्टी में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इसलिए इसका पीडब्ल्यूएसटी का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया आपका डी। टीग वेल्डिंग जो होती है, टीग वेल्डिंग जिसको हम लोग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं, इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। इसमें मतलब इलेक्ट्रोड जो इसमें कंज्यूम नहीं होता है, मिग वेल्डिंग में कंज्यूम होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द होल्स टू एक्यूरेट साइज इज कॉल्ड। तो देखो मान लो कोई एक अपने ये कोई एक मान लो यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, और आपको यहाँ पे मान के चलते हैं कि भाई 10 mm का एक होल बनाना है। तो आप 10 mm का होल बनाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे ना, आप यहाँ पे करोगे भैया कौन सा ऑपरेशन करते हो, जो ऑपरेशन आप होल बनाने के लिए करते हो उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग। और अगर हमको इस होल का साइज़ जो है अगर बढ़ाना है, ठीक है, इस होल का साइज़ बढ़ाना है, तो ड्रिलिंग के बाद जो आपका नेक्स्ट आपका जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोरिंग, ठीक है। तो पहले ड्रिलिंग हो गया और उसके बाद हो गया बोरिंग, मतलब अगर आप साइज़ को बड़ा करते हो। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे जो है होल को बनाएंगे, तो इसका जो इंटरनल जो पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिलेंडर टाइप में, जो इसका इनसाइड जो पार्ट होगा उसको हम लोग में उसमें जो होती है भाई रफनेस वगैरह सरफेस फिनिश नहीं रहती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसको पूरा प्रॉपर फिनिश किया जाए, तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द होल टू एक्यूरेट साइज। तो एक्यूरेट साइज बनाने के लिए जो फिनिशिंग वगैरह ऑपरेशन किया जाता है उस होल के अंदर में, उसको बोला जाता है क्या, रिमिंग। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें कि द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द होल, इसके आगे ये नहीं लिखा हुआ था, तो एनलार्जिंग जो होल को एनलार्ज करने के लिए प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है क्या, बोरिंग, ठीक है। मतलब जो पहले से एक होल था 10 mm को, उसको बड़ा करके मान हमको 15 mm करना है, तो वो हो जाता है बोरिंग। लेकिन 15 mm हमको एक्यूरेट साइज में करना है, तो वो हो जाएगा रिमिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ग्राइंडिंग रेशियो, जो हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग ऑपरेशन किस लिए किया जाता है भाई? ग्राइंडिंग से आप कटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। कोई देखते होंगे आप बहुत सारे जगह, अगर आपने देखा होगा तो एक सर्कुलर इस तरह से डिस्क रहता है जो इसमें अब्रेसिव मटेरियल वगैरह से बना हुआ रहता है, वो किसी भी मटेरियल को कट कर देता है इजीली। तो यहाँ पे ग्राइंडिंग रेशियो जो वेरीज फ्रॉम इन रफ ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग जो आप करते हो उसमें रफ फिनिशिंग, ठीक है, ग्राइंड करने के लिए एक ग्राइंडिंग रेशियो दिया होता है, ये थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पूछा गया है रफ ग्राइंडिंग के लिए जो रेशियो पूछा गया ये होता है 1 से लेके 5। इसको आप अपना एक नोट डाउन कर लेना, जो भी आपका नोट है, कि ग्राइंडिंग रेशियो जो होता है वेरीज फ्रॉम 1 to 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, द डिस्टेंस फ्रॉम द जॉइंट रूट टू द टॉय ऑफ द वेल्ड इज कॉल्ड। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं ना, तो इस तरह से एक ट्राइंगुलर मान लो एक सरफेस मिलता है, ठीक है। तो ये जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ वेल्डिंग होता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रूट बोल देते हैं। और इन दो पॉइंट को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्या? टॉय बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये जो आपको साइड से एकदम बाहर से दिखेगा, इसको बोला जाता है वेल्ड फेस बोला जाता है, ठीक है, वेल्ड फेस बोला जाता है। और ये जो वेल्ड फेस और रोड के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग थ्रॉड बोलेंगे, ठीक है। ये आप जब वेल्डिंग करते हो ना, दो सरफेस के बीच में, दो मटेरियल या डिसिमिलर मटेरियल के बीच में, तो इस तरीके से आपको चीज़ दिखता है ट्रायंगुलर शेप में। तो उसी का नॉमेनक्लेचर है कि जो डीपेस्ट पॉइंट होगा उसको रूट बोलेंगे। ये दो आपके सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट जो दिख रहा है, जो मान लो दो आपके अलग अलग यहाँ पे इस तरीके से जो मटेरियल बने हुए रहेंगे, जो कॉन्टैक्ट में आते हैं, इसको टॉय बोलेंगे। उसके बाद ये जो आपका रूट और टॉय के बीच में जो ये डिस्टेंस बनता है, इसी को बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है लेग। तो यह क्वेश्चन पूछा था कि द डिस्टेंस फ्रॉम द जॉइंट रूट, मतलब ये जो जॉइंट रूट है टू द टॉय, तो इसको क्या बोलेंगे? लेग। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया बी। ये आपका वेल्ड फेस आपका आउटर सरफेस में हो गया। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लेगा मान लो कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड वेल्ड फेस इज कॉल्ड, तो आपको पता है मिनिमम डिस्टेंस जो वेल्ड फेस और रूट है उसको क्या बोलते हैं? उसको थ्रॉट बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मलाइजिंग। हमें पता है मेरे दोस्त कि हमें मटेरियल में, ठीक है, जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, चाहे रोलिंग ऑपरेशन करके बनाते हैं, ठीक है, और फोर्जिंग से तो नो डाउट बहुत अच्छा आपका स्ट्रेंथ वाला मटेरियल, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल बनता ही है। लेकिन जब भी हम लोग कोई मटेरियल बनाते हैं या कुछ प्रोडक्शन करते हैं कास्टिंग वगैरह प्रोसेस के द्वारा, तो हमें उसकी जो है हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो किसी ने पूछा कि भाई हीट ट्रीटमेंट हम लोग क्यों करते हैं? तो हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके हेल्प से हम लोग डिज़ायर्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ प्राप्त कर सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी को क्या क्या हो सकती है? किसी भी मटेरियल को हमको स्ट्रेंथ बढ़ाना, उसकी हार्डनेस बढ़ाना, उसकी वेल्डेबिलिटी बढ़ाना, उसकी डक्टिलिटी बढ़ानी है। तो इसलिए हमें अलग अलग हीट ट्रीटमेंट, मतलब उस मटेरियल को एक पर्टिकुलर हीट पे ले जाया जाता है और उसके बाद एक प्रोसेस किया जाता है। उसी प्रोसेस के हेल्प से हम लोग जो है मटेरियल का जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जो हम लोग डिजायर्ड प्रॉपर्टी को गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा गया कि जो नॉर्मलाइजिंग जो होता है ये भी एक तरह का हीट ट्रीटमेंट होता है। तो इससे क्या होता है मेरे दोस्त? तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि टू रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस, टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी, टू इनहांस द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो देखो मैंने अभी बताया कि नॉर्मलाइजिंग जो होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए तो क्या ही जाता है। तो मशीनेबिलिटी जो आपकी होती है ये भी आपका क्या है? एक तरह का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो इसको भी बढ़ाने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन करते हैं। और इंटरनल स्ट्रेस जो मटेरियल के अंदर में रहता है उसको भी रिमूव करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जो है हीट ट्रीटमेंट का करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और अगर नॉर्मलाइजिंग का पूछा जाएगा, इसमें क्या होता है कि फर्नेस में जो है मटेरियल को हीट करके ओपन एयर में कूलिंग किया जाता है। इसको नोट डाउन करना, क्योंकि किसी दूसरे एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें जो कूलिंग का प्रोसेस होता है कहाँ होता है ना? ओपन एटमॉस्फेयर में एयर कूलिंग होता है। और वहीं पे एक नॉर्मलाइजिंग की जगह आता है क्या? एनीलिंग, ठीक है। एनीलिंग के केस में क्या होता है कि यहाँ पे फर्नेस में जो होता है उस मटेरियल को रख के गर्म किया जाता है, ठीक है, अप टू रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर उसको पार करके। तो उसके बाद उसको फर्नेस में ही कूलिंग करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जब फर्नेस में ही कूलिंग करने के लिए छोड़ा जाएगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो आपका मटेरियल जो फर्नेस के अंदर में रहेगा उसमें जो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो बहुत स्लो होगा, क्योंकि इसके चारों तरफ ऑलरेडी भाई हाई टेम्परेचर रहेगा। तो स्लो रहेगा तो भैया जो ग्रेन जो रहेगा ना वो उसको एक मतलब आराम से टाइम मिलेगा उसको कूल होने के लिए। इसलिए यहाँ पे जो ग्रेन का जो साइज़ रहेगा
कैसा कोर्स ग्राउंड रहेगा और कैसा मटेरियल मिलेगा, यहाँ डक्टाइल मटेरियल मिलेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे अगर मटेरियल को बाहर निकाल के अगर हम लोग छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, तो वहाँ पे एयर है, वो एयर से तुरंत भाई हीट ट्रांसफर रेट यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे ग्रेन क्या छोटे छोटे बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो मटेरियल नॉर्मलाइजिंग के केस में जो हार्डनेस जो है ज़्यादा मिलती है। तो ये दो चीज़ आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि यहाँ पे फर्नेस में कूल किया जाता है, यहाँ पे ओपन एयर में कूल किया जाता है। यहाँ पर डक्टाइल मिलेगा, यहाँ पर आपको हार्डनेस ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग द हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील। अब मुझे बताना 0.008 से लेके, ठीक है, आप 1.5% अगर हम लोग कार्बन मिलाते हैं किस में, आयरन में, तो वो स्टील की कैटेगरी बनती है। स्टील में भी हम लोग देखते हैं कि अगर इसका हम लोग बाइफरफिकेशन मतलब इसको डिवाइड करते हैं, तो एक होता है आपका कार्बन स्टील जिसमें कार्बन मिलाया जाता है, एक होता है एलॉय स्टील। एलॉय का मतलब क्या, कार्बन के अलावा भी अलग अलग एलिमेंट मिलाया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग स्टील में जो है क्रोमियम मिला देंगे तो ये कोरोजन को रेजिस्टेंस करने के लिए मतलब यूज़ किया जाता है। अगर मैंगनीज मिलाएंगे तो हार्डनेबिलिटी को बढ़ाएगा। फिर कार्बन स्टील में भी आता है भैया आपका लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, सॉरी लो, मीडियम और हाई कार्बन स्टील। ठीक है, लो में देखना कि इसमें आपका बटा हुआ कि 0.008 से 0.008 से लेकर 0.3% लो कार्बन स्टील। ठीक है, 0.3 से 0.6 तक मीडियम कार्बन स्टील, अब 0.6 से 1.5 आ जाने से हाई कार्बन स्टील। इस तरह से स्टील का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो स्टील भी तो यार अलग अलग फर्नेस में बनती है, और इसमें भी जो है सबसे हार्डेस्ट इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसको बोला जाता है क्या, मार्टेनसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्टेनसाइट बोला जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मार्टेनसाइट हो जाएगा। ये आपने अगर आपने आयरन कार्बन का जो है इक्विलिब्रियम डायग्राम पढ़ा होगा तो भाई मेरे, ठीक है, इसमें तो मैं आपको तुरंत इतना इस चीज़ में नहीं हो सकती है। ठीक है, इस तरह से रहता है। यहाँ पे एक 768 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। इस टेम्परेचर को बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, क्यूरी टेम्परेचर क्या क्यों बोला जाता है, क्योंकि 768 के नीचे जो आपकी मटेरियल होती है, आयरन जो होता है ना, वो जो रहता है वो आपका कौन सा आयरन रहता है भैया, उसमें बीसीसी स्ट्रक्चर का रहता है। ठीक है, और ये आपका अल्फा आयरन रहता है। अल्फा आयरन बॉडी क्यूबिक सेंटर स्ट्रक्चर का और अल्फा आयरन रहता है। जैसे 768 के पार पहुंचता है और ये यहाँ पर मैग्नेटिक रहता है, इसके ऊपर जैसे ही चला जाता है तो वो गामा बन जाता है। गामा इन द सेंस इसको ऑस्टेनाइड बोला जाता है। ठीक है, गामा आयरन बन जाता है ऑस्टेनाइड, और ये FCC स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, और ये नॉन मैग्नेटिक होता है। यहाँ से देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ लिया जाता है कि 768 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के बाद ही जो होता है आयरन में जो चेंज आ रहा है, अल्फा आयरन से वो गामा आयरन बन जाएगा, BCC स्ट्रक्चर से FCC स्ट्रक्चर में चला जाएगा, मैग्नेटिक से नॉन मैग्नेटिक बन जाता है। इसलिए ये टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया गामा आयरन बन गया। ठीक है, तो आपको ये सारा चीज़ यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट, तो हो गया। तो चलो ये आयरन करंट इक्विलिब्रियम डायग्राम है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। जब और भी अगले जब हम लोग ऑब्जेक्ट PYQ जो भी इस टॉपिक से मिलेगा तो सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि पेरिटेक्टिक रिएक्शन क्या होता है, यूटेक्टिक क्या होता है, यूटेक्टॉइड क्या होता है। ठीक है, ये सब सारे मटेरियल साइंस का पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है कि द डिस्टेंस दैट फ्यूजन एक्सटेंड्स इनटू द बेस मेटल और प्रीवियस पास फ्रॉम द सरफेस मेल्टेड ड्यूरिंग वेल्डिंग इज नोन एज। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोला जाता है भैया, क्वेश्चन देखो पहले क्या बोला कि द डिस्टेंस दैट फ्यूजन मतलब क्या होता है कि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ पे जो मेल्ट होके फ्यूज़ करता है वो गैप को भरता है। ठीक है, इनटू द बेस मटेरियल जो होता है, तो उसको हम लोग बोला जाता है डेप्थ ऑफ फ्यूजन, कि भाई कितना डेप्थ तक जो है वो मेटल जो है फ्यूज करके अंदर गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो कि इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ्लैट सरफेस ऑन लेथ। ठीक है, बोरिंग आपको पता चल गया होगा, पहले तो ड्रिलिंग आपको पता चल गया होगा कि होल जो होता है उसको जो प्रोसेस होता है मशीनिंग में उसको ड्रिलिंग बोला जाता है। किसी होल को अगर हमको एनलार्ज करना है, मतलब एनलार्ज का मतलब क्या होना, एनलार्ज का मतलब ये हो गया कि अगर 10 mm का होल है उसको अगर हमको 15 mm का करना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, उस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, बोरिंग बोला जाता है। और अगर हमको ये 15 mm अगर एक्यूरेट साइज़ का होल बनाना है, एक्यूरेट, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्या, रीमिंग बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई आपको यहाँ पे आंसर क्या हो गया, फेसिंग। फेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ्लैट सरफेस ऑन ए लेथ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, अरे यार अगर मज़ा आ रहा है भैया मेरा डिस्कशन तो लाइक करना ज़रूर। ठीक है,
ऐसे ही नहीं चले जाना आपको, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, यूट्यूब वाले बात भी तो होनी चाहिए। चलो, व्हाट डज भी रिप्रेजेंट इन दिस कन्वेंशनल एब्रेसिव व्हील गिवन बाय, देखो जो ग्राइंडिंग होता है ना इसमें इस तरह से नोमेनक्लेचर दिया जाता है, तो यहाँ जो आपका वी दिया हुआ है उसका क्या मतलब है, तो ये वी जो होता है ये बॉन्ड टाइप है, वी का मतलब होता है वर्टिफाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी, बॉन्ड टाइप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, E6010 इज अ टेंजाइल स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोड, तो 60 का मतलब यहाँ पर हो गया कि इसमें 10,000 और मल्टीप्लाई कर दो तो ये 60,000 PSI, ठीक है, ये आपका इसका ये मतलब होता है, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है 60,000 आपका PSI होती है। अगर यहाँ पे अगर 61 होता तो 61,000 हो जाता, अगर यहाँ पे 70 होता, ठीक है, 7010 तो 70,000 PSI जो है उस इलेक्ट्रोड की स्ट्रेंथ हो जाएगी। क्लियर है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो यहाँ पर जो है निकेल जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। और स्टील विथ 0.8% कार्बन एंड 100% पियरलाइट इज कॉल्ड, देखो ये आ गया भैया आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। जिन लोगों ने आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम अगर पढ़ के रखा होगा भाई उनको तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जिसे ही हम लोग आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये पूरा नहीं बन पाएगा मेरे दोस्त, तो ये आपका 0.008 यहाँ पर लेके चलते हैं 0.2%, और फिर 0.2% से यहाँ पर जब हम लोग पहुँच जाते हैं तो आपका ये 1.6% का, मतलब अगर स्टील जो है अगर वो 0.8% अगर कार्बन लेके रखा हुआ है और 100% अगर उसमें जो है क्या है पियरलाइट है, तो उसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है भैया वो यूटेक्टाइड स्टील होती है। कैसी स्टील होती है, यूटेक्टाइड, ठीक है, तो उसमें भी अगर आपको पता होगा कि अगर मान लो हाइपो यूटेक्टाइड स्टील और हाइपर यूटेक्टाइड स्टील, ये आपको डिटेल जब मैं आयरन कार्बन आपको बताऊंगा तो वहाँ पर आपको डिस्कस करूँगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर कोई स्टील 0.8% कार्बन और 100% पियरलाइट रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, यूटेक्टाइड स्टील बोलेंगे, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है कि इन रिवर्स पोलैरिटी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होल्डर इज, देखो रिवर्स पोलैरिटी का क्या मतलब होता है, मान लो कि ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है, तो अगर सॉरी हाँ ठीक है, तो अगर मान के चलो कि इन रिवर्स पोलैरिटी और आपका जो यहाँ पे एक होता है रिवर्स पोलैरिटी होती है और आपका स्ट्रेट पोलैरिटी होती है, तो इस क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कि रिवर्स पोलैरिटी में जो होता है इलेक्ट्रोड जो होल्डर होता है इसमें क्या दिया जाता है, ठीक है, तो मान लो ये निगेटिव है, इलेक्ट्रोड में निगेटिव देकर रखे हैं, सॉरी ये यहाँ से हटा देना, इलेक्ट्रोड में अगर निगेटिव है और वर्कपीस में पॉजिटिव है, मान लो वर्कपीस में इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव है और इलेक्ट्रोड में निगेटिव है, तो अब देखते हैं कि भाई इसका क्या मतलब होता है। तो इसमें बोला गया है कि अगर कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड होल्डर जो होता है, ये जो होल्डर होगा अगर उसको पॉजिटिव रखा जाए और वर्कपीस को निगेटिव रखा जाए तो ये एक केस बनता है, तो उस केस को क्या बोलेंगे हम लोग वो देखने वाले हैं, ठीक है। और कनेक्टेड टू द नेगेटिव, जैसे यहाँ नेगेटिव में कनेक्ट किए हैं और वर्कपीस को पॉजिटिव में कनेक्ट किए हैं, तो इसको बोला जाता है कि स्ट्रेट पोलैरिटी, इसको बोला जाता है आपका रिवर्स पोलैरिटी। मतलब रिवर्स पोलैरिटी का मतलब को यहाँ पे ये समझ में आ गया कि जो आपका इलेक्ट्रोड रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और जो वर्कपीस रहेगा वो निगेटिव रहेगा। तो इसका देखो भैया आंसर कहाँ पे आपको यहाँ पे मिल रहा है कि कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव में कनेक्ट करना है और वर्कपीस को निगेटिव। अगर पूछता है स्ट्रेट पोलैरिटी तो यहाँ पर स्ट्रेट पोलैरिटी के केस में ये आपका ये वाला आंसर बन जाता है कि इलेक्ट्रोड को निगेटिव रख दो, वर्कपीस को पॉजिटिव रख दो। क्लियर है, तो क्वेश्चन में 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज रिप्रेजेंट बाय द लेटर ई इन ग्राइंडिंग व्हील। तो जो लेटर ई जो ग्राइंडिंग व्हील यहाँ पे शो करता है वो बताता है क्या, सिलेक्ट बॉन्ड बताता है, इसलिए इसका आंसर हो गया डी। बेक रेक ऑफ टर्निंग टूल इज मेजर्ड ऑन इट्स। देखो जो टर्निंग टूल होता है ना उसमें अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन जो होता है उसमें 7 नॉमेनक्लेचर दिया हुआ रहता है। कौन कौन सा, आपका बेक रेक एंगल, ठीक है, साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज, साइड कटिंग एज, और सबसे वाला लास्ट वाला जो रहता है ये नोज रेडियस रहता है। बेक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल,
साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, और ये नोज रेडियस। ये जब तक आपको मैं वो टूल जब तक मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जो बेक रेक ऑफ टर्निंग टूल इज मेजर ऑन इट्स, तो ये जो होता है जब हम लोग मेजर करते हैं अलग अलग ये सारा एंगल, तो वो किस में मेजर किया जाता है, ये मशीन ट्रिवर्स प्लेन में जो है उसको मेजर करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 का साइनाइडिंग इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ द हार्डनिंग ऑफ सरफेस। देखो अगर हमको स्टील का जो रहता है ना, अगर उसका आउटर सरफेस को सिर्फ हार्ड करना है तो उसके लिए भाई जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, जैसे साइनाइडिंग हो गया, ठीक है, नाइट्राइडिंग हो गया, कार्बोराइजिंग हो गया, तो उससे क्या होता है ना, स्टील का सिर्फ आउटर सरफेस जो रहता है इसको आउटर सरफेस को हार्डनेस मिलती है। तो साइनाइडिंग के केस में हम लोग क्या ऐड करते हैं ये आपको बताना है। तो इसका नाम से ही समझ में आ रहा भैया, साइनाइडिंग, नाइडिंग मतलब नाइट्रोजन जो है इसमें ऐड करते हैं उसके सरफेस में, ठीक है। चलो ठीक है, साइनाइडिंग का आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग नाइट्रोजन इसमें ऐड करते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। थर्मिट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द एल्यूमिनियम एंड आयरन। एल्यूमिनियम और आयरन का जो होता है ये मिक्सचर होता है, तो किस रेशियो में। थर्मिट वेल्डिंग, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि थर्मिट वेल्डिंग जो होता है रेलवे में यूज़ किया जाता है। और रेलवे में कहाँ पर यूज़ करते हैं कि जो रेल की पटरी जो ये रेल बिछी रहती है इसके बीच में जो यहाँ पे दो जॉइंट यहाँ जो किया जाता है जोड़ने के लिए दो रेल को, तो वहाँ पे थर्मिट वेल्डिंग जो होता है यूज़ होता है, जिसमें एल्यूमिनियम और पाउडर और आयरन मिक्स, आयरन के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, उससे हम लोग हीट का प्रोड्यूस करते हैं। पूछा गया कि किस वेट के रेशियो में डाला जाता है, तो पहले आपको देखना कि एल्यूमिनियम पहले है कि आयरन पहले है, ये आपको चीज़ आपको देखना, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि रेशियो जो होता है वो क्या होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम जो रहता है ये 1 रेशियो में रहता है, एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड होता है 3। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि थर्मिट इज ए मिक्सचर ऑफ फाइन, पहले बोल देता कि भाई आयरन ऑक्साइड, उसके बाद बोलता अगर एल्यूमिनियम पाउडर, तो सेकंड वाले कंडीशन के लिए 3:1 हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर होगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अ कंसंट्रेशन ऑफ 100 मीन्स कैरेट ऑफ ग्रिड पर 1 सेंटीमीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील वॉल्यूम। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसका जो आंसर होता है ये 4.4 होता है आंसर ये। क्वेश्चन 19 क्या है, देखो ग्रेन साइज रेंजेस बिटवीन 6 to 24 इज़ कंसिडर्ड। तो भाई इसमें क्या क्या होता है, ग्रेन जो होता है ना, अलग ग्रेन के अलग अलग साइज़ होता है, जिसको हम वेरी फाइन ग्रेन बोलते हैं, कोर्स फाइन ग्रेन, वेरी फाइन ग्रेन, कोर्स ग्रेन, नॉर्मल ग्रेन। तो 6 से 24 के बीच में जो आपको बताया जाता है ग्रेन, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोर्स ग्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्रीव ए हाई टेम्परेचर प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन अकर्स इन। ये 3 स्टेज में जो होता है डिफॉर्मेशन होता है किसी मटेरियल का। तो ये हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसके बाद हम लोग फिर आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम हमको लग रहा है वीडियो की लेंथ अदरवाइज बढ़ जाएगी। तो चलिए एक बार तुरंत हम लोग फटाफट देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने। PWST का मतलब क्या होता है, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। अगर हमको किसी होल को बड़ा करना है लेकिन एक्यूरेट साइज़ में करना है तो उसको क्या बोलेंगे, रिमिंग बोलेंगे। ग्राइंडिंग रेशियो जो है रफ ग्राइंडिंग के लिए क्या होता है ना, 1 से लेके 5 आपका होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमने देखा कि जो आपका रूट और यहाँ पे जो टॉय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेग बोलते हैं उस डिस्टेंस को। नॉर्मलाइजिंग के केस में जो होता है इंटरनल स्ट्रेस को भी रिमूव किया जाता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बढ़ती है और मशीनेबिलिटी को भी इंप्रूव करता है, इसलिए ऑल ऑफ द ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हार्डेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्टील को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, मार्टेनसाइट बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 7 कि द डिस्टेंस दैट फ्यूजन एक्सटेंड्स इनटू द बेस मेटल। जो वहाँ पे फ्यूजन जो होता है बेस मेटल पे जो अंदर जाता है उसको हम लोग क्या होता है, डेप्थ ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ्लैट सरफेस ऑन अ लेयर, तो उसको क्या बोलते हैं, फेसिंग बोलते हैं। वी जो है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, आपका बॉन्ड टाइप रिप्रेजेंट कर रहा था आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन में 10 में देखा हम लोग, अगर किसी इलेक्ट्रोड का इस तरह से नोमेनक्लेचर रहेगा, इंडियन नोमेनक्लेचर अगर दिया हुआ है तो 6010, तो उसमें इलेक्ट्रोड का स्ट्रेंथ पूछ लेगा, तो 60 का मतलब हो गया 60,000 PSI, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसमें से कौन सा है भैया ना, निकल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और स्टील 0.8% कार्बन और 100% अगर पेरलाइट रहता तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड स्टील बोला जाता है। रिवर्स पोलैरिटी में हम लोगों ने ये समझा कि जो इलेक्ट्रोड होल्डर रहेगा उसको पॉजिटिव रखना है और वर्कपीस को क्या रखना है, नेगेटिव रखना। इस चीज़ का आंसर ये हो जाएगा। फिर जो फॉलोइंग बॉन्ड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ई, तो उसको हम लोग सिलेक्ट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखा कि बेक रेक ऑफ टर्निंग टूल इज मेजर्ड ऑन इट्स, तो ये हम लोग मशीन ट्रेवर्स प्लेन में मेजर करते हैं। साइनाइडिंग इन्वॉल्व होता है, नाइट्रोजन जो होता है ऐड किया जाता है सरफेस को हार्ड करने के लिए स्टील का। अगर थर्मिट वेल्डिंग जो होता है रेल में यूज़ करते हैं, उसमें अगर पूछा जाए एल्यूमिनियम और आयरन का क्या मिक्सचर होता है, तो ये 1:3 हो गया। इसका जस्ट अगर ऑपोजिट रहता तो 3:1 हो जाता। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 18 देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ 100 मीन्स कितना कैरेट ऑफ ग्रेट पर 1 सेंटीमीटर ऑफ ग्राइंडिंग व्हील वॉल्यूम। तो ये हम लोगों ने क्या आंसर देखा था इसका, 2.2 देखा था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
तो अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, नहीं सॉरी, इसका 4.4 था। अगला क्वेश्चन क्या था कि 90 ग्रेन साइज रेंज बिटवीन 6 to 24, तो इसको क्या बोलते हैं, कोर्स ग्रेन बोला जाता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्रीप जो होता है, ये टोटल 3 स्टेज में इसका फेलियर होता है। तो अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे किसी अगले वीडियो में। बट आपको ना जरूर फीडबैक बताना यार कि क्या डिस्कशन में आपका इस तरह से मज़ा आ रहा है, प्रोडक्शन सिलेबस जो भी आपको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और वेल्डिंग प्लस जो है मेट्रोलॉजी तो कंप्लीट हो चुकी है। अगला कौन सा आप इंटरेस्टेड हो, ग्राइंडिंग, मशीनिंग, मटेरियल साइंस, ठीक है, ज़रूर बताना आप। और मटेरियल साइंस मुझे लग रहा है बहुत ही छोटा सा सब इसमें सिलेबस ऐड किया हुआ कि इसमें ओनली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और स्टील और आपका समझो कास्ट आयरन के बारे में जानना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करना, अगर लेक्चर चाहते हो तो। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट जरूर करना, और नए हो तो चैनल पर भैया सब्सक्राइब करने मत भूलना। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।